वी आर डिस्कसिंग फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस। हम साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और जिससे कि हम कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द चीज़ों को हम ट्राई करेंगे कवर करने का। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट एंड ऑफन कॉल्ड द थर्ड आई। यहीं से आपको हिंट दे रहा है स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है जिसको कि अपन थर्ड आई भी कहते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी पीनियल ग्लैंड। इसको थर्ड आई क्यों कहते हैं? ड्यू टू इट्स लोकेशन, जहाँ ये लोकेटेड होता है उसकी वजह से इसको थर्ड आई कहते हैं। जब आप देखेंगे किसी इंसान जहाँ तृतीय नेत्र होता है शिव जी का, लोकेशन उसका ठीक उसके पीछे है। ये क्या सिक्रीट करता है? मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। मेलाटोनिन सिक्रीट करता है ये, ठीक है। मेलाटोनिन किस चीज़ में हेल्प करता है? बॉडी का इंटरनल क्लॉक की तरह है, स्लीप वेक साइकिल। ठीक है। इसी तरह एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है? जिसको अपन मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन मास्टर ग्लैंड कहते हैं। एंड it secretes thyroid stimulating hormone, follicle stimulating hormone and many other hormones। ठीक बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है which of the following is not a part of vegetative reproduction, not a feature of vegetative reproduction। ठीक है। तो इसमें आप पाएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस, वेयरएज एक ही प्लांट होता है जिसको आप गाड़ दीजिए, उसको काट करके गाड़ दीजिए, दूसरा प्लांट ग्रो कर जाएगा। न्यू प्लांट इज एग्जैक्टली सेम एज सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। प्योरिटी इज मेंटेन्ड। ठीक बात है। इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Which of the following statement is incorrect? Tactile receptors are absent in brain. This is true. Tactile receptors are absent in brain क्योंकि tactile receptors क्या होते हैं? Pain causing receptors होते हैं, receptors for pain। जब वो एबसेंट होते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है? जो ब्रेन की सर्जरी होती है दैट इज ऑफन पेनलेस। सेरेब्रम इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इज कॉल्ड इंटेलिजेंस यूनिट। इंटेलिजेंस यूनिट तो कहते हैं दोस्त सेरेब्रम को, बट इट इज़ नॉट द सेकेंड लार्जेस्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। हाइपोथैलेमस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सो द आंसर इनकरेक्ट पूछ रहा है दोस्त। आंसर विल बी बी। सी एंड डी आर करेक्ट, जस्ट रीड इट। Theory of inheritance is acquired character that was given by, this theory is given by whom? This theory is given by Jean Baptiste Lamarck। इसको लामार्किज्म भी कहते हैं। ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था दोस्त? चार्ल्स डार्विन ने जो थियोरी दी थी जिसको कहते हैं थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसने दिया था थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ह्यूगो डी व्राइस ने क्या दिया था? म्यूटेशन थियोरी दिया था। और मेंडल जी ने क्या दिया था? ये पी पे जो एक्सपेरिमेंट करा था इन्होंने। ठीक है। 3 लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इस तरह की लॉज दिए था इन्होंने। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी। राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो राइबोसोम्स उस पर प्रेजेंट होता है, उससे प्रोटीन्स जो हैं वो सिंथेसाइज करता है वो, ठीक है, एंड उसको सिक्रीट करता है। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी प्रोटीन। विटामिन ए का आपको पता ही है, विटामिन ए का नाम क्या है दोस्त? विटामिन ए का जो नाम है दैट इज़ रेटिनॉल। विटामिन डी का जो नाम है दैट इज़ कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का जो नाम है दोस्त, ये आप मुझको कमेंट करके बताएंगे विटामिन ई का क्या नाम है। विटामिन B3 का नाम है नायासिन। सिमिलरली एक इंपॉर्टेंट है विटामिन के, उसका नाम है नेप्थोक्यून। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे विटामिन ई का नाम बताएंगे कमेंट करके। विटामिन ए जो है, दो रेटिनॉल है, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। उसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होता है दैट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, नाइक्टेलोपिया। ठीक है, नाइक्टेलोपिया। विटामिन डी की जो कमी से होता है, पहले तो गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या है दोस्त? गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी है कॉड लिवर ऑयल, सनशाइन, सनलाइट बोल दो उसको। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, ऑस्टियोमिलासिया। ऑस्टियोमिलासिया ये डी की कमी से होता है, ये ए की कमी से होता है। इसमें देख लो दोस्त,
ए के लिए 1 है, 2 के लिए 3 है, ए के लिए 1 है, 2 के लिए 3 है, 3 के लिए 2 है, यानी स्टेरिलिटी, विटामिन ई की कमी से होता है स्टेरिलिटी और विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का नाम कमेंट करना दोस्त, ठीक है, बता देते हैं। टी से शुरू होता है और फिरॉल इधर लिखा रहता है, ठीक है, बता देना दोस्त। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग एंड विटामिन ई इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एसेंशियल है, उसकी कमी होगी तो स्टेरिलिटी हो जाएगा, नहीं। अगला सवाल ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड है। जब हमने तुमको ह्यूमन हार्ट पढ़ाया था तो हमने तुमको बताया था कि ह्यूमन हार्ट को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वैसे तो 4 पार्ट में, बट अगर हम इसको लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट बोलें तो ये वाला लेफ्ट हार्ट होगा या राइट हार्ट होगा दोस्त? ये वाला दोस्त लेफ्ट हार्ट होगा, राइट हार्ट नहीं होगा, और ये वाला राइट हार्ट होगा। हमने तुमको बताया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से एट्रियम से एंटर करता है, यहाँ से निकलता है, और इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर एंटर करता है और फिर यहाँ से निकलता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोस्त वो राइट हार्ट में निकल रहा है या लेफ्ट हार्ट में निकल रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किससे कर रहा है हार्ट में? राइट साइड वाले से या लेफ्ट साइड से? तो लेफ्ट हार्ट से एंटर कर रहा है। देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर द हार्ट वाया, इसको राइट हार्ट। तो ये स्टेटमेंट तो दोस्त गलत हो गया ना, लेफ्ट हार्ट से एंटर करता है। अगर सेकंड स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो गया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सॉरी, थर्ड स्टेटमेंट अगर गलत हुआ दोस्त तो तुम्हारा सी वाला गलत हो गया। अब अपन को देखना है, ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, कह रहा ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल हेल्दी कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। 60 सेकेंड में 72 बार आपका हार्ट बीट करता है ना, 72 बार करता है 60 सेकेंड में, तो एक बार करेगा 60/72 सेकेंड में। जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो 0.8 सेकेंड आएगा। ठीक बात है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 करेक्ट है, यानी या तो ये होगा या डी होगा, है ना। पूरा का पूरा कहानी आ गया ऑप्शन 1 पर। ऑप्शन 1 पे आ गया है। तो ऑप्शन 1 क्या है, कह रहा है कि साइनोएट्रियल नोड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अब देखो साइनोएट्रियल नोड होता क्या है, दिस इज अ पैच ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मैस्कुलेचर प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पेस मेकर, इसी को पेस मेकर भी कहते हैं। और जब इसको पेस मेकर कहते हैं दोस्त, तो यहाँ से तुमको समझ में आना चाहिए कि ये ठीक बात कह रहा है। सो ऑप्शन 1 इज ऑल्सो करेक्ट। टू द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। Factors for coagulation or clotting of blood are also present in the plasma in an active form. Okay, let us see. ठीक बात है या नहीं है, देखते हैं क्या कह रहा है। करेक्ट आंसर कह रहा है। सबसे पहले तो उसको घेर लो दोस्त, करेक्ट आंसर से हमसे पूछ रहा है और हमसे बताना है कि कौन सा ये एक्टिव है या नहीं है। दूसरा देखते हैं, न्यूट्रोफाइल्स, eosinophils and basophils are different type of granulocytes, while lymphocytes and monocytes are the agranulocyte. Platelet formed by special cells in the bone marrow called megakaryocytes. दोस्त जब हमने तुमने ब्लड पढ़ाया था तो हमने तुमको बताया था कि ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मेनली प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड कॉर्पसेल्स जब हम पढ़ाए थे तो फर्दर हम आपको बताए थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स, इस तरह की हमने बातें करी थी। आरबीसी को ही हम इरिथ्रोसाइट कह रहे थे, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स कह रहे थे और प्लाज्मा को थ्रोम्बोसाइट्स कह रहे थे। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को फर्दर, अब ये हमने आपको नहीं बताया दोस्त, हमने जो ब्लड पढ़ाया ये आपको शायद निशान जी ने बताया होगा। डब्ल्यूबीसी को उन्होंने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रैनुलोसाइट और अग्रैनुलोसाइट। Granulocyte is further divided into 3 parts. What are those? Neutrophils, eosinophils and basophils. और agranulocyte is further divided into lymphocyte and monocytes.
लिम्फोमोनोसाइट्स। अब सवाल देखो, अब यहाँ से तुमको पता चल जाएगा कि न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट व्हाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर और ग्रैनुलोसाइट। दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच ट्रू माय डियर फ्रेंड। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये क्यों नहीं होगा देखते हैं दोस्त। ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें टू स्टेटमेंट है नहीं, ठीक है। प्लेटलेट्स फॉर्म्ड बाय स्पेशल सेल प्लेटलेट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं ना। प्लेटलेट्स विच आर ऑफन कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स आर टाइनी ब्लड सेल्स फॉर्म्ड बाय स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स, यानी ऑप्शन 3 भी सही है डियर। तो 2 और 3 तो सही हो गया। अब 1 पे हम आते हैं और 1 देखते हैं कि 1 हमको क्या बता पा रहा है। 1 कह रहा है फैक्टर फॉर कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन एक्टिव फॉर्म। जब आप ये पढ़ते हो तो आप ये पाओगे कि दीज आर नॉट प्रेजेंट इन एन एक्टिव फॉर्म, दीज आर प्रेजेंट इन एन इनएक्टिव फॉर्म। इसका क्या मतलब हुआ दोस्त? जब फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, therefore factors for coagulation or clotting of blood are also present in the plasma but in an inactive form. Plasma without the clotting factor is called serum, ठीक है। Dioxygenases is the main chemical component of कह रहा है ये किस चीज का मेन केमिकल कंपोनेंट है? डायोक्सिनेन। एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का ये मेन केमिकल कंपोनेंट है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होता है? दीज आर द मेजर्स अप्लाइड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड अदर रिलेटेड हेल्थ risks for women. It is extracted from the wild yam species. आपको ये पता होना चाहिए कि this is the main chemical component of contraceptives. कह रहा a person can see nearby objects clearly but cannot see distant objects distinctly. This condition is called, नज़दीक की चीज़ देख सकता है, दूर की चीज़ नहीं देख सकता है, ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस कहते हैं दोस्त। नियर साइटेडनेस का दूसरा नाम क्या है? नियर साइटेडनेस का दूसरा नाम है मायोपिया। डिफेक्ट क्यों होता है? या तो एक्सेस कर्वेचर हो गया होगा, आई लेंस जो है उसका ज़्यादा कर्वेचर बढ़ गया होगा, या फिर इलोंगेशन हो गई होगी आई बॉल में। कैसे सही करते हो मायोपिया को दोस्त? मायोपिया को कॉन्केव लेंस लगा के सही करते हो। पावर, सूटेबल पावर का पावर क्या होता है? 1/4 फोकल लेंथ। इसी तरह एक और बीमारी होती है जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया होता है फार साइटेडनेस को कहते हैं, या लॉन्ग फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस कह दो। दूर की चीज़ तो सही दिखती है लेकिन पास वाली चीज़ गलत दिखती है, ठीक ठाक नहीं दिखती है। इसको कैसे सही करोगे मेरे दोस्त? इसको कॉन्वेक्स लेंस लगा के सही करोगे। कह रहा है पैंथेरा यूएसिया इज द बाइनोमियल साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल? पैंथर का लग रहा है, नहीं, चलो देखते हैं। पैंथेरा यूनेसिया, इसका तो टिग्रिस होता है जहाँ तक हमको याद है। टाइगर का अपन ने बचपन में पढ़ा है, टिग्रिस टाइप का होता है कुछ। और जब भी हम साइंटिफिक नेम अपन पढ़ते थे बचपन में, आपको याद होगा, तो हमारे टीचर कहते थे कि 2 नाम होंगे। जैसे इंसान का होता है होमो सेपियंस, तो दोनों को अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। टाइगर का होता है राना टिग्रीना, हाँ अब याद आ गया, राना टिग्रीना। दोनों को अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। और इसका पहला कैपिटल होगा, इसका स्मॉल होगा। दोनों कैपिटल लिख देते थे तो बड़ी डांट पड़ती थी। स्नेक का होता था नाजा, सब ध्यान आ रहा है दोस्त, 6वीं 7वीं में पढ़े थे, ठीक है। तो पैंथेरा यूएसिया जो होता है वो स्नो लेपर्ड का होता है। टाइगर का आपको बता ही दिया है, राना टिग्रीना। रोज़ का क्या होता है? रोज़ का मुझे नहीं ध्यान है दोस्त, रोज़ का मेरे को एकदम ध्यान नहीं है, रोज़ आप पता कर लेंगे। लायन का क्या होता है? अफ्रीकन लायन का, ये भी आप बताएंगे मुझको, ठीक है। मुझे टाइगर का पता था, स्नेक का पता था, नाजा। इंसान का तो सभी को पता है, होमो सेपियंस इंसान का होता है, ठीक है।
कह रहा मूवमेंट ऑफ स्टार्स अपीयर्स टू बी मूव्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ड्यू टू, ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है यार, दिस इज नो मोर अ क्वेश्चन ऑफ साइंस नाउ, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कह रहा है स्टार्स का मूवमेंट अपीयर होता है ईस्ट टू वेस्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये अगर अर्थ आपने बनाया है तो अर्थ कैसे रोटेट करता है, ऐसे ही तो रोटेट करता है ना। अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट ही तो होता है, इसकी वजह से अपरेंट मूवमेंट ऑफ स्टार्स आपको क्या लगता है, ईस्ट टू वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ही आपको डे नाइट का अकरेंस भी होता है, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे। रीजंस फॉर सीजन में भी वन ऑफ द फैक्टर आता है मुझे लगता है रोटेशन ऑफ अर्थ। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ तो है ही है, रोटेशन ऑफ अर्थ भी। आई होप आपको रोटेशन और रिवॉल्यूशन में अंतर समझ में आ रहा होगा। अर्थ जो अपने एक्सिस पे, वैसे ये एक्सिस इसका नहीं है, एक्सिस तो इसका ये वाला है, इस पे जो घूमता है इसको कहते हैं रोटेशन। और ये सन है, इसके चारों तरफ जो ये चक्कर लगाता है अर्थ है, ये सन है, इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। कह रहा है आई हैव एन आई डिफेक्ट कॉज ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द शेप ऑफ कॉर्निया। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट यूज अ स्पेशल काइंड ऑफ बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस जैसे मैं देखता हूँ, मैं प्रेस बायोपिया की तरफ मेरी निगाहें चली जाती हैं कि इसका आंसर प्रेस बायोपिया होना चाहिए। हम अभी तक हम क्या पढ़ते थे दोस्त, हम देखो मायोपिया के लिए हमने तुमको बता दिया कॉनकेव लेंस सही करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए हमने तुमको बता दिया कॉन्वेक्स लेंस, उसी तरह प्रेस बायोपिया के लिए बाईफोकल लेंस ज़रूरी है। ठीक है, अब गूगल करना और पता करना कि प्रेस बायोपिया होता क्या है। इसी में एक बीमारी है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या है? एस्टिग्मेटिज्म इज़ अ कॉमन विजन प्रॉब्लम, जो कि क्यों होता है, क्योंकि शेप ऑफ कॉर्निया जो है वो इनपरफेक्ट हो जाता है। और इसको ठीक कैसे करते हैं दोस्त? इसको ठीक करते हैं सिलिंड्रिकल लेंस लगा के। सिलिंड्रिकल, ये सब जो लेंस है, यह जो हमारी आँख का लेंस है, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, ये स्फेरिकल लेंस से बना होता है दोस्त। और इसको सही करने के लिए अपन को सिलिंड्रिकल लेंस चाहिए होता है। ठीक बात हो गई। देखते हैं द कैपेसिटी ऑफ एन आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड शार्प इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट at various distances of retina is called power of accommodation of eye। इसको कहते हैं power of accommodation of eye। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा बायोलॉजी है, ciliary muscles changes the shape of lens, ठीक है, बट this phenomenon is called power of accommodation of eye। इसमें ज़्यादा कुछ जानना है नहीं। कह रहा है weight of an object at the center of earth of radius r is 0, ऑब्वियसली, क्योंकि उसका जब हमने आपको बताया था, जब ये जी वेरिएशन ऑफ जी जब हम बताए थे, GME/RE² ये होता है। जब आप इसके सेंटर पे आओगे तो ये 0 होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे जैसे ऊपर जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पे जाके हाइट के साथ ये कम होता रहेगा। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए उसका वेट भी 0 होगा। वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स है, वेट इज अ फोर्स, एम मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। ठीक है, आई होप इसमें हमको कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं आपको। कह रहा द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, 60 डिग्री इन फ़ारेनहाइट स्केल। दोस्त ये तो आपको पता ही है, F इज इक्वल टू 9/5 C + 32, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। अगर नहीं पता है तो इसको याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। F स्केल में पूछ रहा है 9/5 × 60 + 32, 12 पंचे 60, 12 नंबर 108 + 32, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी C। जस्ट रिमेंबर दिस। कह रहा which device is connected in parallel with a socket that can reduce the amount of electric current flowing through it। दोस्त बहुत ही आसान सवाल है। देखो अभी क्या हो रहा है, इससे कोई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, और ये 2 ओम्स का रेजिस्टेंस भी है। ठीक बात हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है?
4 वोल्ट का पोटेंशियल है। ठीक बात है, यही तो बात है। 2 दूनी 4, V इज इक्वल टू I इंटू आर। 4 वोल्ट का पोटेंशियल है इसके अक्रॉस। अब अगर दोस्त करंट तो फिक्स है दोस्त इसमें, ठीक बात है, इससे करंट तो फिक्स है, अभी इससे करंट फ्लो कर रहा है। अब कह रहा है इसके अक्रॉस पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस अगर हम लगाते हैं तो द डिवाइस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ सर्किट, ये रेजिस्टेंस क्या करता है, इससे जो 2 एम्पियर करंट जा रहा था उसको कम करके अब 1.5 या 1 एम्पियर या कुछ और कर देगा। तो इस रेजिस्टेंस का नाम क्या है? तो इसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। इसको कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी शंट। ठीक है। रियोस्टैट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टैट कहते हैं। ठीक बात हो गई। कह रहा है द डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज पॉसिबल बाय प्रिज्म। ये तो तुमको पता ही होगा दोस्त। एक लाइट जो है 7 कलर में ये हो जाता है, विबग्योर वाला जो कहानी है, ठीक है, इसी को तो डिस्पर्जन कहते हैं। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो इसका आंसर जहां तक मुझे याद आ रहा है ऑर्स्टेड है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ऑर्स्टेड। ठीक है। Consider the following statement. Magnetic field is a vector quantity. Seems correct. Magnetic lines cross each other at south. It never crosses each other. Magnetic lines और electric lines they never crosses each other. अगर क्रॉस कर जाएगा तो एक पॉइंट पे 2 मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक पॉइंट पे हमेशा एक ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक लाइन्स भी जो होती हैं दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर, दे कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो दोनों तो गलत ही हो गया दोस्त। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए ओनली। नो। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, इसमें तो 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, नहीं, ड्राई आइस भी यूज़ करते हैं, सिल्वर आयोडाइड भी यूज़ करते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन। सो आर्टिफिशियल रेन में अपन दोनों चीज़ यूज़ करते हैं। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ई। कह रहा है बेसिक, कौन सा एसिड को बेसिक केमिस्ट्री इज अ बेसिक केमिकल। बेसिक केमिकल मतलब फंडामेंटल केमिकल टाइप का समझो, बेस टाइप का मत समझ लेना दोस्त। एसिड को बेस कहते हैं ना, ऐसा मत समझ लेना। बेसिक मतलब आधारभूत जो होता है, बेस मजबूत होना चाहिए नहीं कहते हैं, तो वो वाला बेसिक केमिकल है। H2SO4 को बेसिक एसिड कहते हैं। क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, केमिकल इंडस्ट्री में, मेटलर्जिकल में, इसलिए इसको बेसिक केमिकल कहते हैं। When any metal is mixed with mercury to form alloy, मतलब कह रहा है कोई alloy बना हुआ है जिसका एक कंपोनेंट आपको पता है मर्करी है, तो ऐसे alloy का क्या नाम है? ऐसे alloy को अपन कहते हैं एमलगम। ठीक है। और वन ऑफ द होमोजीनियस alloy, okay, let us see. So the answer to this question will be B, amalgam. Will it be metalloid? No dear, since it is an alloy, how can it be metalloid? And this will be obviously homogeneous as well, which is also a homogeneous alloy. So homogeneous alloy भी कहेंगे, amalgam भी कहेंगे, तो answer to this question will be E. ठीक है। Generally on increasing the temperature, the surface tension ऑफ लिक्विड, ये आपको जब सोप पढ़ाया जा रहा था तब भी बताया गया है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन क्या होगा। सरफेस टेंशन का यूनिट हमने आपको बताया था फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो न्यूटन पर मीटर होता है इसका यूनिट। सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन क्या है? इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ लिक्विड बाय यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन, टेम्परेचर को आप क्या कर रहे हो दोस्त? टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हो, तो सरफेस टेंशन विल decrease with increase in temperature of the liquid and becomes zero at critical temperature. So this will decrease, my dear friend. What is the color of litmus solution when it is neither acidic nor basic? तुमको पता ही होगा, पर्पल कलर का होता है, एक डाई से बनता है, थैलोफाइटा जो होता है यार।
लिचेंस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लिचेंस कौन से फाइलम में आता है? थैलोफाइटा में, है ना। Which of the following statement is are true about neutron? Neutron neutral होता है, it does not have, not true कह रहा है ना, it does not have any net electric charge, this seems true. It is an atomic particle, okay. Mass of neutron is slightly greater than proton, this is also true. It was discovered by James Chadwick, this is also true. Whether neutrons are atomic particle or subatomic particle? Neutrons are subatomic particles. These are not atomic particles, therefore this is false. So answer to this question will be B. कह रहा है consider the following statement and correct पूछ रहा है. A change of state directly from solid to gas without changing in liquid is called sublimation. Okay, ठीक बात लग रही है. The direct change of gas to solid without changing in liquid is called deposition. ठीक बात लग रही है ये भी. The phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature above its boiling point is called evaporation. Okay, I don't know about this. I'll have to check this. This seems true. This seems true from the first reading. The change of solid state into liquid is called fusion. This also seems ट्रू. नाउ अपन पहले थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं. अगर अपने को थर्ड में कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ऑल फोर विल बी करेक्ट. द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड से तुम वेपर में चेंज कर रहे हो, ठीक है. इवेपोरेशन तो कहते हैं दोस्त इसको. एट एनी टेम्परेचर अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट. नो 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 नो. एट एनी टेम्परेचर विच इज लेस देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट. The phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. So this statement is wrong. So अपन को पूछा है correct. So 1, 2, 3 are correct. Third is wrong, हटा दो. Third is wrong, हटा दो. Consider the following pairs. ठीक है. मरकरी को किसी और के साथ रखोगे, करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा है. करेक्टली मैच, ठीक है. तो एमएलगम होता है, ठीक बात हो गई. कॉपर एंड जिंक जो होता है, ठीक है. कॉपर एंड जिंक तो है ही ब्रस. कॉपर एंड टिन ब्रॉन्ज है. लेड एंड टिन सोल्डर है. ठीक ही लग रहा है, सारा ठीक लग रहा है दोस्त. ऑल आर करेक्ट आई गेस. द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज, अच्छा वो पूछा चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेस-लुसाक लॉ, ठीक है. तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है दोस्त? चार्ल्स लॉ स्टेट्स कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो तुम, तो वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर. कुछ नहीं करना है दोस्त. PV इज इक्वल टू nRT याद रखना है. प्रेशर तुमने कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम और टेम्परेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही. इसी को चार्ल्स लॉ कहते हैं. PV इज इक्वल टू nRT रख दो, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो दोस्त, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इसको गे-लुसाक लॉ कहते हैं, ठीक है. सिमिलरली एक और होता है बॉयल्स लॉ होता है, जिसमें प्रेशर इज और वॉल्यूम का रिलेशन होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो चार्ल्स लॉ जो है कहता है प्रेशर कांस्टेंट कर दो. ऐसे याद रखो, PV इज इक्वल टू nRT. पहला कांस्टेंट करो, चार्ल्स लॉ आ गया. PV इज इक्वल टू nRT. दूसरा कांस्टेंट करो, गे-लुसाक लॉ आ गया. PV इज इक्वल टू nRT. तीसरा ये करो, कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ आ गया, ठीक है. अच्छा, एक और सवाल है, बहुत बढ़िया. कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इन सोप हेल्प्स इट टू रिटेन इट्स शेप? सोडियम सिलिकेट. लेक्चर देखो दोस्त, लेक्चर में सब बताया हुआ है. जो सोप वाला लेक्चर है उसमें सब बताया हुआ है, सारा कहानी किया हुआ है. रिपीट करने का मतलब नहीं है. हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, सारी चीज़ें बताई गई हैं. नहीं, ठीक है, चलो. थैंक यू फॉर द डे. आई होप इतना ही है. बाकी कुछ भी अगर दिक्कत लगे, वी हैव बहुत आसान सवाल थे, कुछ कठिन सवाल होंगे, बट हार्ट वार्ट वाला भी पढ़ा ही दिया है यार. कुछ बचा नहीं है अब कठिन. हमको नहीं लगता है ज़्यादा कुछ कठिन होगा. तो आई होप आपको मज़ा आया होगा. नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आया होगा. क्वेश्चंस अच्छे थे.
और जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनके लिए आसान भी थे। चलो बाय फॉर द डे, स्टडी वेल, है ना।